You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। आज मौसम बड़ा अच्छा है और हमारे साथ आज मलक मकबूल साहब भी बड़े अच्छे मूड में हैं। और पिछले जो गुज़िश्ता हफ़्ते हमने कुछ बातें की थी, उससे पहले कि हम वहाँ बातों में वापस उसको रिवाइव करें, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे और उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लोधी साहब, और फिर नाजरीन को भी मेरा सलाम, और आपको भी, और हाजरीन को भी, और सब देखने वालों को। और थैंक यू फॉर अगेन फ्रॉम यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद द पब्लिक अगेन दिस वीक। थैंक यू। सो वी आर सर्विसिंग यू पीपल एंड आई थिंक यू पीपल आर वेरी हैप्पी। और जो आप लोगों के कमेंट्स हैं ना, वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब आपके जो कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं, मलक साहब तो बहुत खुश होते हैं और मुझे भी इसकी ऑक्सीजन मिलती है। और हम कहते हैं कि इससे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आप तक लाए जाएँ। हमने पिछले हफ्ते जो बात की थी मलक साहब, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा कि बिफोर डिस्कशन के एक दो ना ईमेल ना इमरजेंसी आई थी हमें। अच्छा जी जी, रिगार्डिंग फैमिली लॉ। पहले उस पर बात कर लेते हैं जी। हाँ, जो वो पूछ रहे हैं कि जो फाइनेंस का डिवीजन होता है, कि मेरा मतलब जब वाइफ के पास ज़्यादा है या हस्बैंड के पास ज़्यादा है, तो उससे कैसे डिसाइड करना चाहिए। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। राइट, हमेशा ये कहते हैं कि जी मैंने शादी से पहले बनाया था, या मेरी ज़्यादा इनकम थी, उसने यानी ये डाइवोर्स की उसके ऊपर बात हो रही है जी। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं, सेपरेशन मतलब देखो, डिवोर्स एब्सोल्यूट तब तक नहीं होता जब तक आपकी फाइनेंसेस सॉर्ट आउट ना हो जाए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक। योर डिवोर्स इज एब्सोल्यूट डिग्री तब मिलती है। अब तो अब फाइनल ऑर्डर करने हैं ना, पहले एब्सोल्यूट डिग्री कहते थे, ठीक। अब नए सिस्टम में जो है वो उसमें कहते हैं फाइनल ऑर्डर। तब तक नहीं होता जब तक आपके फाइनेंस की सेटलमेंट ना हो जाए। ठीक है। और सेटलमेंट में छिपाने की ज़रूरत ना कीजिए। अगर आपने छिपाया तो आपका कंडक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, और कंडक्ट क्वेश्चन में आने का मतलब ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है और दूसरी साइड को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, मेरा मतलब किसी ने सोना दिया हुआ है, उसके पास है 100 तोले से ज़्यादा सोना, यानी वाइफ के पास। चलो वाइफ के पास ही लगा लो, 100 तोले से ज़्यादा, शी हैज़ टू डिक्लेयर दैट कि मेरे पास इतना है। ठीक, गाड़ी है, सोना है, इवन वॉचेज, अगर एक्सपेंसिव वॉचेज है आपके पास, रोलेक्स वॉचेज, डायमंड, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, ब्रेटलिंग की वॉचेज, जो भी है ना, दैट कम्स इनटू अफेक्ट। प्रॉपर्टी तो आती नहीं है ना, इस मुल्क में ना हो, लेकिन दूसरे किसी वो भी आती है। ये बात यही मैंने क्लियर करना है। जो क्वेश्चन था वो कहता था जी मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, वो तो मेरे वालिद ने दी हुई है मुझे, हमारा घर है जो, और थोड़ी सी ज़मीन है, दैट कम्स इनटू, अगर तो तुम्हारे नाम पे है ना, दैट कम्स इनटू इट। अच्छा, ये याद रखना। लेकिन सिर्फ ये है, कुछ बात, सिर्फ ये है, वो नहीं आता जो इनहेरिटेंस आपने अभी करना है। अच्छा, जो अभी आपको मिला नहीं है। हाँ, जो मेरी खानदानी विरसा आपको अभी तक नहीं मिला, वो लेकिन इन द प्रोसेस है, वो नहीं काउंट करेगा ज़्यादा। अच्छा, ये बात याद रखें। लेकिन जितने घर है उसके नाम पे, और इनकम, पेंशन, जितने ये डिक्लेयर करके ना एक बार इसको फाइनलाइज करा लें। ठीक। और ऑलवेज, मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। ऑब्वियसली वहाँ होगा, बच्चों का जो है ना वो सिस्टम ये था कि मैं बच्चों को ऑलरेडी 900 पाउंड दे रहा हूँ मंथ का, तो वाई शुड आई गिव हर एनीथिंग एल्स। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो तुम्हारी हम सारी ज़िंदगी रहेगी, वो उसके साथ लिंक नहीं है फाइनेंस के साथ। वो मेरा मतलब महकमा में, मेरा मतलब अथॉरिटी एक जुदी अथॉरिटी है। तो उस अथॉरिटी से जो होता है ना चाइल्ड मेंटेनेंस एजेंसी, वो करती है आपको असेस के कितना आपको देना है। और इतनी इजी है असेस कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना ऑनलाइन, यू कैन गो ऑनलाइन एंड असेस इतनी मेरी इनकम है, उसमें ये डालो। अगर बच्चे तुम्हारे पास, देखो ना, अगर तो रहते नहीं हैं तो फिर तो 100% मेंटेनेंस वहाँ जाती है। लेकिन अगर एक रात या 3 रातें आपके पास भी रहते हैं तो उतनी मेंटेनेंस कम हो जाती है।
अच्छा, ये अगर- याद रखना। यानी फादर या मदर बच्चों को जितने दिन रखती है उसकी मेंटेनेंस की वो अमाउंट कम हो जाती है। उतनी, हाँ ठीक है। लेकिन अगर फादर है तो उसके जो मेंटेनेंस है वैसे उसकी बनती है, लेकिन अगर 3 दिन वो रखता है, 4 दिन वो लगती है, तो दैट परसेंटेज हैज टू बी काउंटेड। ठीक, अगर एक रात भी रहते हैं वो भी परसेंटेज काउंट यानी करती उसने है। expense ये किया। चीजें हैं जो आपको ना, यू शुड सी अ सोलिसिटर हाउ टू वर्क दिस आउट। ठीक है। अच्छा, हाइड करने की बजाय ना कि इनकम कम दिखाने की, देखो आजकल तो सारी इनकम जितनी भी है ना लोधी साहब, इट्स ऑन योर डिक्लेयर्ड declared नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालोगे बिल्कुल तो सामने आपके बिना मतलब आ जाएगा। जी, बिल्कुल। इफ यू नॉट डिक्लेयरिंग दैट इज नॉट एडवाइजेबल या कि कुछ छुपा के रखें या कुछ ऐसा करें और इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव प्रूव या वो चीजें, जी, जी। दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एनीवे। जी, जी। सो वो कोई इन्वॉल्व होता ही नहीं है उसमें, सही है। ना तो कोई वकील इन्वॉल्वमेंट होगा उससे। देखो ना, अगर आपकी, हाँ, कुछ छुपा के रखा। हम हमेशा यही कहती है जी इनकी जो इनकम है ये तो है, मेरा मतलब 5,000 ये दिखाते 1,000 है। जो दिखाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो उसी पे जाना है हमने। सही है। अनलेस यू कैन प्रूव कि वो दूसरा जो एक्स्ट्रा मनी है 4,000 वो कहाँ रखता है, देन इट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। अगर वो hidden है डेफिनेटली। नाइदर इट्स नॉट इवन, वो सिर्फ यही नहीं होगा, लेकिन उसमें दूसरे भी केसेस आ जाएंगे। अच्छा, लिंक हो जाती है हाँ। उसकी। अच्छा, इसलिए अपनी डिक्लेरेशन ठीक रखो, जितनी भी अपनी डिक्लेरेशन वो करो। लेकिन बच्चे अगर एक रात रहते हैं तो गो एंड सी उतनी कम हो जाती है मेंटेनेंस। और जो बनता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर आपने कितना कर्जा देना है, इसका टैक्स कितना देना है, ऑल दैट इज काउंटेड। सो यू ऑलवेज नीड प्रोफेशनल एडवाइस ऑन दैट। जब बड़ी भी अच्छी बात सेपरेशन की- होती है ना फाइनेंस में, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। देखो ना, पहले इवन कोड भी देता है कि जब आपने ई फॉर्म होता है एक, जो आपने भरना है कि मेरे पास ये है, ये मैंने इतने पैसे लेने हैं लोगों से, इतने मैंने देना है, इतनी मेरी जायदाद है, इतनी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ये कार है मेरे पास, ये मैंने अपनी फैमिली से पैसे लिए हुए हैं, ये मैंने उसको देने हैं, ये मेरे क्रेडिट कार्ड के। ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए एटलीस्ट अपने ई फॉर्म में सारा डिक्लेयर करना चाहिए आपको, अच्छा, राइट? व्हेन यू डू एन ई फॉर्म, डोंट मिस एनीथिंग आउट ऑफ इट। सपोज किसी आदमी ने अपने किसी रिश्तेदार से उधार लिया हुआ है और वो अब सेपरेशन का सिलसिला आ गया, तो वो जो पैसे हैं वो उसको काउंटेड एज योर डेट कि आपने देनी liability है, वो हाँ, देनी है। हाँ, देनी है आपने। अच्छा, वो उसमें काउंट नहीं होती। नहीं, वो भी काउंट होनी है। नहीं, काउंट होती है लेकिन उसमें से पार्ट तो नहीं दिया जाएगा। मेरी आप बात नहीं समझे, देना किसको है आपने? नहीं, जब- आप कहते हैं कि मेरा 2 लाख का मेरा एसेट्स है, हाँ जी, तो 3 लाख तो मैंने देना है, हाँ जी। तो फिर तो आपका जीरो हो गया। तो वो जो खातून या मर्द या उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, वो तो नहीं ना मांगी, नहीं वो तो मांगेगी ये कि हाँ 2 लाख है, समझे ना, 1 लाख देना है, 1 लाख बच गया, उसमें से अपना हिस्सा 50,000 मुझे दे दो। हाँ, मतलब ऐसे होता है। ऐसे होता है, अच्छा, बिल्कुल क्लियर बात होगी कि जो आपके ऊपर लोन है, लायबिलिटीज है, वो कटने के बाद डिवीजन होती है पैसे की। ये बात समझो। लेकिन ये जो अक्सर है एक्सपेंसेस बहुत है। like प्रॉपर्टी का जो वो ईच पार्टी वांट्स समवन टू गो एंड डू देयर ओन वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में इतना इट्स नॉट चीप, ठीक, राइट? पहले वो करेंगे, फिर वो अकाउंटेंट इन्वॉल्व करते हैं जो आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं, राइट? एंड दैट्स नॉट चीप, राइट? नॉट वर्थ फिर टैक्स वाले और होते हैं, एवरीबॉडी इज देयर इन्वॉल्विंग एंड इट्स जस्ट स्पेंडिंग मनी एंड मनी। मैं ये कहता हूँ इससे बेस्टर है, जो अक्सर इसीलिए कहते हैं कि आप एक दूसरे से ऑफर करके, एक्सेप्टेंस करके, बाय कंसेंट कर लें कि ये आप रख लो, मैं, ये काफ़ी आपको पैसा बच जाता है, rather than paying the solicitor's costs, सही बात। because it's not cheap all this investigation, working on all your files, all your statements, it's not cheap. हाँ, So लेकिन the best सब ये ये है, भी तो होता है ना कि लोग एक दूसरे को गलत किस्म की एडवाइस देते हैं और वाइफ को बोलते हैं तुम्हें तो बहुत मिलेगा, तुम्हें कम मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो exploit देखिए, करते हाँ हैं। देखिए ये- लेकिन ना इसमें नहीं आना ये देखिए कि वाइफ और हस्बैंड जब आप इकट्ठे होते हैं ना, दे नो एवरीथिंग, जी। ये याद रखिए। तीसरा आदमी आएगा तो प्रॉब्लम बन आपको तो पता है ना, मेरा तो वाइफ जो हाँ है जी। उसको पता है मेरे हस्बैंड के पास क्या है, बिल्कुल। when they're living together, या हस्बैंड को भी पता है कि वाइफ के पास कितना क्या है, तो हाँ। आपस में ही कर लें, तो मेरा ख्याल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक सवाल है इधर से जो हमें पूछना है कि पिछले हफ्ते की जो हमने बात की थी, आपके पास तो ईमेल आई थी
क्या और भी कोई इसके अलावा भी कोई ईमेल है, फिर हम आगे चलें? नहीं, मैं तो ये किसी ने कहा था कि ये आप प्लीज जरूर डिस्कस करें। अच्छा, तो दे आर इन ठीक है, तो ये आपको एंड इफ यू स्टिल नीड आवर सर्विसेज वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सर्व। अच्छा, जो भी जिसने भी ईमेल की थी यकीनन उनको सवाल का जो था उनका जवाब मिल चुका होगा। मलिक साहब ने बड़ी डिटेल से उस पर बात की है। बेहतर यही है कि मुद्दा यही निकलता है कि आपस में बैठकर फैसला करें और ख़र्चे बचाएं। और वकील जो हैं, जैसे मलिक साहब ने कहा, बड़ा कॉस्टली ये सिलसिला है आगे जाने के लिए। और इसी सिलसिले में हमारा जो अगला सवाल है, हमने पिछले गुज़िश्ता हफ्ते भी बात की थी मैरिज के हवाले से। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो लोग यहाँ पे आकर एक शादी रजिस्टर कराई, जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी, और फिर उसने एक दूसरी शादी तो रजिस्टर नहीं कराई, लेकिन बीइंग इन मुस्लिम आई एम टॉकिंग अबाउट, उसने एक निकाह कर लिया। तो क्या निकाह जिस औरत ने किया है, क्या उसके कुछ कवानीन के मुताबिक उसके कुछ हकूक़ बनते हैं उस हस्बैंड पे लीगली? देखिए, अंडर ब्रिटिश लॉ ऑब्वियसली अगर बच्चे हो जाएं तो बच्चों के तो फुल राइट बनते हैं, ठीक है, लेकिन इन द मैट्रिमोनियल एक्ट उसका नहीं बनता इतना हक। लेकिन इफ दे बाय अ हाउस शी शुड पुट हर नेम ऑन एंड शी विल गेट इक्वल शेयर एज वेल, क्योंकि वो तो पार्टनर हो गए, दोनों का नाम आ गया। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि rather than having all this, अगर मकान खरीदना है put your name there, because you can't put a matrimonial rights on a house अगर आपकी शादी नहीं हुई तो। ठीक, शादी तो हुई है, इस्लामिकली शादी हुई है, लेकिन इस्लामी हकूक तो सारे हैं। लेकिन इस्लामी हकूक में और इंग्लिश हकूक में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन जब सेपरेशन होती है। जब सेपरेशन होती है, एक मिनट में प्लीज़ ये याद रखें कि जब सेपरेशन होती है तो क्या हक बनता है औरत का? वो बनता है उसका डाउरी और टू सी हर दैट शी इज वेल ऑफ। शी डज नॉट ऑटोमेटिकली गेट 50% जो भी हस्बैंड, दैट्स इस्लामिक लॉ, ठीक है, राइट। अगर मेरा तो लोगों को ज़्यादा चाहिए तो किसी आलम से पूछे। हाँ, नहीं डेफिनेटली, लेकिन मेरा सवाल था कि नहीं, बात सुने जी, वो अगर वो तो आपने, क्योंकि आपने निकाह पढ़ा टू बी ऑन द इस्लामिक फेथ, ठीक है, नॉट ऑन टू द इंग्लिश लॉ। जी, ये याद, क्योंकि इंग्लिश लॉ सेज यू कैन नॉट रजिस्टर अनदर वाइफ, ठीक हो तो वो, लेकिन यू आर राइट इन योर ओन राइट्स, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। रिलीजियसली आपने किसी से निकाह कर लिया, राइट, शी इज योर पार्टनर, राइट। लेकिन उसके अंडर दी हकूक जो होते हैं ना, कि कह लें अंडर दी ब्रिटिश लॉ, राइट, वो नहीं इतने। अच्छा, यानी यहाँ पे इस्लामिक लॉ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन देखो प्रोटेक्शन क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन तो हर किसी को है। सवाल लेकिन बात ये, आप बात एक ही तरफ हम रखें ना, क्या वो पैसे ले सकती है कि नहीं, बाकी तो हुकूक सारे हैं उसके पास, ठीक है। मेरा जो भी दुनिया का, ये तो इंसानियत के हुकूक है ना। हाँ, नहीं कानूनी हकूक नहीं, कानूनी सिर्फ डिवीजन आती है कि पैसे की, ठीक है, क्या उसका उसमें हक बनता है कि नहीं बनता। आई एम अफ्रेड नहीं बनता, नहीं बनता। हाँ, समझे ना, अंडर दी लॉ ऑफ ब्रिटिश यहाँ का कानून। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इस्लामिक पॉइंट, शी इज योर वाइफ, शी डिजर्व्स टू हैव अ बेटर लाइफ। अगर आपने किसी से, अगर आप वेल ऑफ है तो अगर आप दूसरी है, यू शुड लुक आफ्टर हर, इट्स योर ड्यूटी। सही है, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि हम वाइफ में, मेरा मतलब ज़्यादा इसमें ना जाना है ना, क्योंकि आप इस्लामी तौर पे इसीलिए निकाह करते हैं ना कि हम कोई सिन ना करें। बिल्कुल, that is the ultimate of this, कि हमने partner है, but you know that from the start one कि that is not registered here, right? वो marriage जो है ना, registration भी छोड़ो, it's not recognized according to the British law, according to the English law, yes, it's not recognized. So ये नहीं कि आप उसे कोई तशद्दुद कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उसे ये कर सकते हैं। I'm afraid ये तो आप जानवर के साथ भी नहीं कर सकते। तो never mind, she's still your partner, she's known as your common law wife as well. अच्छा, remember that. दूसरी ये तो खैर क्लियर होती है बात कि जो भी हमारे इस्लामी कानून हैं, हम अपने एज ए ह्यूमन नज़र के हिसाब से देखें तो वो हमारी वाइफ है। अगर हमने उसके साथ शादी की है, निकाह किया है इस कंट्री में,
वो निकाह नहीं माना जाता अगर उसकी पहली शादी रजिस्टर्ड है। बाकी उसके हकूक जो हैं एज ए हस्बैंड उसको देने चाहिए। एक मैं बात ये भी कर दूंगा, देखो आप बार बार कहते हैं रजिस्टर, अगर आपने एक अपनी वाइफ पाकिस्तान से लेके आए हैं, पाकिस्तान में आपने निकाह किया था, वो आपकी वाइफ रहेगी यहाँ, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड में वो रजिस्ट्रेशन एज ए स्पाउस आपके साथ आई थी, हाँ। इसलिए वो आपकी वाइफ है। डजंट मीन कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लफ्ज आप ना ही यूज करें तो यहाँ ये है। सो यही है कि जो ख़वातीन या हजरात जो हस्बैंड वाइफ बाहर से आए और यहाँ रजिस्टर नहीं कराई और वो स्पाउस के वीज़े पर ही आई है, उसकी वाइफ के बनकर आई है, तो वो उसकी वाइफ है इस कानून के हिसाब से। अच्छा, अब बात आई, एक और बात भी आ गई है कि बच्चे होते हैं पाकिस्तान में अब तो दूसरी वाइफ से, हाँ जी, राइट, उनका क्या हक बनता है? दूसरी वाइफ मतलब है जो आप पाकिस्तान चले गए, वहाँ एक शादी की हुई अच्छा, है, ठीक हो गया, हाँ। उन बच्चों पे क्या हक बनता है? हाँ, ये बहुत यही सवाल लोगों ने पूछा, यही बहुत अहम सवाल, हाँ, बहुत अहम सवाल। पहली तो बात ये है कि वो जो बच्चे हैं ना जी, वो ब्रिटिश है, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुए, अच्छा, राइट, क्योंकि उनका बाप ब्रिटिश है, राइट, वो ऑटोमेटिकली उनको ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहिए, किसी एज में भी हो, अगर उस वक्त उसके बाप के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी जब वो पैदा हुआ। अच्छा, उसके बाद नहीं, यानी दो चीजें बन गई मलक साहब यहाँ पे। आप ना कॉम्प्लिकेट ना करें लोगों नहीं, को, अगर आप ब्रिटिश हैं, आप जब भी बच्चा हो गया पाकिस्तान में तो वो बच्चा ऑटोमेटिक ब्रिटिश हो गया, बात खत्म। हाँ, यहाँ बात खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल आपने ये सवाल नहीं ना बनता कि अगर उसके पास नहीं था कि नहीं, मैंने कह दिया ना कि अगर वो ब्रिटिश था उसके बाद उसका बच्चा पैदा, हाँ, पहले वाला बच्चा है, बाद में ब्रिटिश बाप बनता है तो उसका कोई तल्लक नहीं बनता, तो ये लोग समझते हैं कि जी मेरे पर ब्रिटिश है, मैं अपने बच्चे को बुला लूंगा चाहे वो ब्रिटिश बनने से पहले उसका बच्चा वहाँ हुआ है। अगर तो उसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली वो बच्चों को बुला सकता है, लेकिन मैं ब्रिटिश पासपोर्ट की बात करता हूँ कि ब्रिटिश कौन बनता है, ठीक है, राइट। आपने फिर बात एक टोक दी थी मेरी, मैं आगे ले जा रहा था। अच्छा, अब वो दूसरी वाइफ जो है, राइट, क्या वो यहाँ आ सकती है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है आपका, यार देखो ना, सही बात, जहां से मैं जा रहा हूँ ना, जरा सोचना, बिल्कुल राइट, क्योंकि मेरा फिक्र क्या कहता है और आपका क्या कहता है, बहुत फर्क है इसमें, राइट। जी हाँ, वो भी यहाँ आ सकती है अगर वो कहे कि ये बच्चे की जो देखभाल है ना मैं करती हूँ और मैं वहाँ जाके भी इसी की लुक आफ्टर करनी है, और इसका यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है जो वहाँ है। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपको सपोर्ट कौन करेगा, राइट, वो देख लेना कि, लेकिन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट, वो तो उनको तो हक है कि यहाँ आ जाए, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि एक माँ वहाँ रहती है, उसको अपनी एप्लीकेशन वीज़े की भी करनी चाहिए। अच्छा, कि अपने वीजे की एप्लीकेशन, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और लोगों को ये मैं आपको बात बता दूं, ये मैं एक वो गेट खोल रहा हूँ लोगों के लिए, राइट, और वो यहाँ की सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ज्यादा यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो उस माँ को भी ले जाए, लेकिन माँ को ऑब्वियसली वहाँ अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उसने यहाँ आके, मलिक साहब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ आपके बहुत, पता क्या, इस मैं शायद काश आपने थोड़ी सी वकालत की होती। नहीं, मैं वकालत करता तो फिर मैं वहाँ बैठा मैं बस उस कुर्सी पे होता। बात यह है कि मैं सवाल इस जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा सवाल था कि एक शख्स ने यहाँ पे आके इंग्लिश मैरिज की और वो यहाँ पे उसकी वाइफ है, वो पाकिस्तान गया, उसने दूसरी शादी कर ली और वो वहाँ पे उससे बच्चा हो गया और बाप उसका ब्रिटिश था। आपने कहा कि वो बच्चा यहाँ पे आ सकता है, बच्चा तो ब्रिटिश है, ऑटोमेटिक आ सकता है। अच्छा, वो उसकी वाइफ भी आ सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो किस बेस पे आएगी जब तो उसकी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ब्रिटिश चाइल्ड कि शी इज लुकिंग आफ्टर हिम और हर। एंड बाद में ये हो गई कि वो कहते हैं कि आप वहीं भी लुक आफ्टर कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये साबित करना है उसकी लाइफ वहाँ नहीं ठीक, यहाँ ठीक है, बेहतर है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक अच्छा वकील चाहिए जो बच्चा, बस
उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा वकील चाहिए। बहुत ही अच्छा वकील। ये देखिए केस वाकई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एक नया दरवाज़ा आज खुला है गुफ्तगू के दरमियान के एक आदमी ने यहाँ पे शादी की, पाकिस्तान में गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसमें से उसके बच्चे हुए, जबकि बाप के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, वो बच्चा भी पाकिस्तान से या कि अपने दूसरे मुल्क से यहाँ आ सकता है और उसकी माँ भी आ सकती है, बशर्ते कि वो जो इसका मेंटेनेंस है या जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी वो प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक अच्छे सोलिसिटर की शी कैन नॉट कम एज अ वाइफ, फिर आगे ना दूसरी शादी हाँ वाली। जी जी शी कैन नॉट कम ओवर हियर एज अ वाइफ, क्योंकि वाइफ तो उसकी है पहले ही। जी 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 ही कैन नॉट, बट फाइनेंशियली अगर वो सपोर्ट करे तो वो एज ए कोई भी, ओके, ये नहीं कि वही हस्बैंड ही करे, कोई भी कर सकता कोई भी है। कर सकता है, ठीक है। उसको मतलब कि आपकी कोई बहन है, कोई भी मैं है, समझ गया। ये थर्ड लेकिन पार्टी, ये ना एक कानून है थर्ड पार्टी सपोर्ट, इन्होंने काफी बंद कर दी थी। पहले था कि अगर आपके पास 18,000 नहीं है आप थर्ड पार्टी सपोर्ट ले लें, ये कर लें, ये बहुत कुछ आया था। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थर्ड पार्टी सपोर्ट जो है ना, इसमें यूज कर लें आप, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है। बड़ी अच्छी बात की मलक साहब ने, यकीनन बहुत से लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा, भाई ऐसा मत करना जो मलक साहब कह रहे हैं कि मैं एक और शादी करके ले आऊँगा, वज़न बन जाएगा, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ, तो क्योंकि लोग यहाँ सोचें जितने भी ये लेटेस्ट केस हुए हैं ना, इट्स नॉट इजी। जी जी, आपने देखा है कि हाउ पीपल आर सफरिंग एज वेल। I know. Right, So I mean, don't put yourself in trouble if you are happy with the marriage in UK. Stay with her, and don't go for Pakistan another marriage and make a child, and you will say I can help someone. So anyway, it is your life. You have to decide yourself. हम तो इसमें सिर्फ राय दे सकते। देख रहे हैं MLS Legal TV। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. Mixed Plot Media House for all your printing needs. Rubber stamps, NCR invoices, letterheads, business cards, leaflets, invitations, photocopying, posters, banners, lamination, t-shirt printing, mock printing, events coverage, still photo shoot, TV advert, audio radio adverts, indoor outdoor shooting, video editing, photo printing, show organizing, artist for functions and singer music. Available on the 07888 664440. नाजरीन वेलकम बैक, आपको दोबारा इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो नेशनलिटी रिवोक के हवाले से जो हो रही थी कि जी इसमें जो नेशनलिटी के जो कागजात होंगे या जिसके ऊपर कोई केस होगा, जिसके ऊपर कोई फ़ाइन भी लगा हुआ उसने पे नहीं किया, या किसी किस्म की ऐसी बातें हैं जो उसको कन्विक्ट कर रही हैं कि ये शख्स जो है वो क्लीन नहीं है और उसकी नेशनलिटी हो जाएगी। क्या ये इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए, लोग बड़े इस पे पूछे। देखिए, मेरा ख्याल आपने पहला प्रोग्राम जो किया था आपके साथ जी, तो बड़ी तफसील से लोगों को ये बात बताई थी कि रेवोकेशन उस समय नया कानून आना था। शायद प्रीति पटेल ने ये उस वक्त कहा था कि मैं जो भी होगा इसको विदाउट नोटिस भी डिपोर्टेशन ऑर्डर कर सकती हूँ। बात यह है कि वो कौन लोग हैं, अगर उसकी आप बहस देखो कौन है। यस, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट तो पहले ही थे जी, उनकी भी हो सकती है रिवोक, और यहाँ सीरियस कोई क्राइम कमिट करें उसको भी। और यहाँ तक आ गया कि अगर 12 महीने से ज़्यादा किसी को कैद हो तब भी वो डिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेशनलिटी भी उसकी भी हो जाएगी। देखो, इट इज़ अ स्कैर मंगनी के ना लोग करें, राइट। उसके बाद बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी पड़ेगी, कोर्ट्स को भी देखनी पड़ेगी कि रिवोक करके कि क्या इसका कोई फ़ायदा है। फिर उसको राइट ऑफ बोर्ड की एप्लीकेशन शायद करनी पड़े कि उसकी कमिटमेंट बहुत है यहाँ। तो क्या कुछ सोलिसिटर इसके ऊपर। दूसरी बात यह है, कई लोग स्टेटलेस हो जाते हैं, यू कांट मेक स्टेटलेस, इसीलिए इन्होंने रिवांडा बना दिया है, वहाँ भेज दो, राइट। लेकिन आई डोंट थिंक दे विल सेंड एनी क्रिमिनल्स देयर। अच्छा, कोई जो कानूनी लोग जो यहाँ बैठे हैं यूके के अंदर इस कानून के ऊपर, वो कुछ अपना व्यूज़ नहीं भेजते गवर्नमेंट को? बहुत भेजते सर, ये तो मेरा तो ये फ्लाइट जो स्टॉप हुई थी इसीलिए हुई है कि लोगों ने एक्शन लिया है। लेकिन द कॉस्ट इज अ लॉट। वो चीज़ों को गवर्नमेंट ये देखती है ना,
देखो द गवर्नमेंट इज लाइक, किसी मुल्क की भी कोई गवर्नमेंट हो ना, इट्स लाइक अ बिजनेस। वो ये देखते हैं मैं फ़ायदा किस में और नुकसान किस चीज़ हाँ, में, क्योंकि उन्होंने कंट्री रन और इकोनॉमिकली ज़्यादा होता है कि मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं कितना खर्चा होता है ऐसे, कितना ऐसे। अगर तो यहाँ कम होता है तो किसी को बॉदर ही नहीं है, राइट। अब इतना खर्चा कर चुके हैं रवांडा, वो जवाब क्या देंगे? हाँ, फिर तो मेरा तो रिज़ाइन करे कि ये गलत किया तुमने सारा खर्चा। सो बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, resign इसीलिए ना मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कोई पाकिस्तान के भी हालात देख लें, एवरीथिंग इज अ बिजनेस बिल्कुल। एज अ कंट्री। उसे चलाने के लिए यू नीड गुड पीपल हु अंडरस्टैंड्स। मलिक साहब से हम ये पूछेंगे कि जो मलिक साहब जी, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बाद उनकी जो एक टेन्योर है, उन्होंने 2 साल का या 3 साल का या साल की एजुकेशन उन्हें लेनी है, उसके बाद वो क्या इस कंट्री में रहने के लिए उनको क्या रह सकते हैं? देखिए, जी बात ये है कि जो स्टूडेंट आया, पहले तो उसे वो अपनी डिग्री मुकम्मल करे, कोई भी डिग्री जो भी करने आया है। अगर बीए करने आया है, बीएससी करने आया है, मास्टर्स करने आया, ऑन कंप्लीशन उसको एक ग्रेजुएट स्कीम निकाली इन्होंने। अच्छा, उसमें उन्हें 2 साल का वीज़ा मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री। डिग्री तो इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, इसका मतलब है कि वो 2 साल के लिए यहाँ काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं लीगली ग्रेजुएट स्कीम में, ठीक है। राइट। एंड वो तब होगा जब आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। और वो कितने हाँ। साल? 2 साल का है वो? 1 साल का भी हो सकता है। अच्छा, 2 पहले कोर्स आपका, ठीक। नहीं right? नहीं, जो ग्रेजुएट स्कीम 2 साल 2 की है। साल की। उसमें ये होता है कि अक्सर ग्रेजुएट स्कीमों को लोग जो है ना यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें अंडर टीयर 2 में काम मिल जाता है, अच्छा, जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं। जी जी राइट। जी। ये 2 साल भी उसके लिए तभी है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, शायद वो आपको बाद में वर्क परमिट पे रख लें, ठीक राइट। ठीक। क्योंकि वर्क परमिट हर अच्छी कंपनी के पास हाँ, वर्क वर्क परमिट परमिट है, राइट। और उनके लिए इजी है जो यहाँ के ग्रेजुएट है उनको देना ना वर्क कि- परमिट, बल्कि जहाँ थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं है कि बाहर से लेना। जब एक आदमी मौजूद है तो हाँ उसको नहीं, जहाँ इजी है उसकी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती, ये नहीं करना जी, पड़ता, जी, जी। तो एक्सपेंसिव कम है, ठीक हो गया। राइट। लेकिन बात ये है कि उसमें जो एक्सपेंस ज़्यादा होता है ना, वो होता है आपका एप्लीकेशन फीस और हेल्थ सरचार्जेस। ठीक, हर साल के आपको 640 पाउंड देने पड़ते हैं पर हेड। ठीक, ठीक, एप्लीकेशन में, वो जो ठीक है। समझे ना। अगर मेरा मतलब आपने 5 साल का लेना है तो 3000 समथिंग बनता है, ओहो, अच्छा, प्लस योर फीस। इसका मतलब प्लस वो फीस है, तो ये लगा लें कि 5-6 हज़ार पाउंड आपका फीसों में जाता है 2 साल के लिए अगर 5 साल के लिए। मैं वीज़े की बात अच्छा, वीज़े करता की हूँ, जो कर, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है उसका डिपेंडिंग हाउ बिग ही इज, राइट, उसका जो छोटे एम्प्लॉयर भी हैं उनका 565 + 199 800 पाउंड उनका लगता है, ठीक। राइट। ये याद रखें कि लेकिन चांसेस हैं कि वो पढ़ने के देखिए बाद जो 2 साल के उसमें वो देखिए मैंने आपको 2 स्कीमें बताई जी। हैं। एक तो ग्रेजुएशन स्कीम है ठीक हो गया। विच इज़ वेरी गुड। जी। दूसरा उसी पे आप अपना Tier वर्क 2 ले परमिट लें। करा लें, ठीक हो। और वो आपका 5 साल के बाद इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक हो जो इनोवेटर स्कीम है ना उसका इंडेफिनिट नहीं हो रहा, अच्छा, ये याद रखना। इसीलिए ये ग्रेजुएट स्कीम बहुत गुड है। और वर्क परमिट, अच्छा, इस 2 वर्क साल परमिट को कहते हैं टीयर 2 अब, जी जी राइट। लेकिन इस 2 साल में जो उसने ये काम के लिए उसने परमिशन ली कि मैं यहाँ पे मैंने अपना कोर्स कर लिया, अब मुझे 2 साल चाहिए कि मैं यहाँ काम करूँ या और सीखूँ या कुछ करूँ, तो उस दौरान में उसको टीयर 2 का कोई चांस नहीं मिला, लेकिन उसने किसी से शादी कर ली। वो तो ऑब्वियसली फिर तो कर सकता है ना, प्रोवाइडेड। या देख रहे हो, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ। अगर तो वो शादी कर लेता है, उसकी इनकम और लड़की की इनकम होनी चाहिए पूरी, जो उसको कवर करे। करे यहाँ रेजिडेंस होना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए जी। सो दैट्स अ गुड चांस ऑफ देम गेटिंग अ वीजा देन। अच्छा, सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसमें वो ये नहीं है कि तुम तो पढ़ने के लिए आए थे तो शादी क्यों कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो ग्रेजुएट स्कीम पे भी कर सकता है, जब भी चाहे कर भी सकता कर है। सकता दैट्स एन ऑटोमेटिक राइट। ठीक। सिर्फ उनको नहीं करने देते, जैसे ना इफ यू आर अ विजिटर यू शुड गेट अ वीजा टू गेट मैरिड हियर एज अ फियांसे।
सही right? Because visitors are not allowed here. वीज आर नॉट अलाउड टू मैरी, लेकिन हाँ। भाई जो आप ग्रेजुएशन स्कीम में हैं और आप यहाँ पे टीयर 2 के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस दरमियान में कोई आपसे रिश्ता हो जाता है, किसी से मोहब्बत प्यार हो जाता है, तो वो भी काउंट होती है। लेकिन उसके लिए भी आप अच्छे सोलिसिटर्स के पास जाएं, बात करें। हमारे पास यही था कि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोग्राम में बताया जाए कि उनके कैसे क्या उनके राइट्स हैं, वो कैसे रह सकते हैं और मुल्क में कैसे रहना चाहिए, और उनके हकूक़ क्या हैं, बच्चों के हकूक़ क्या हैं, वाइफ के हकूक़ क्या हैं, बच्चा पाकिस्तान में है तो उसके हकूक़ क्या हैं। ये बातें हमने आज की हैं। मलिक साहब का आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आज बहुत अच्छी बात की, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मलिक साहब कहते हैं कि क्या है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Well, अपना बहुत सारा thank you very हंसी much. खेल के हम बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। फिर किसी वक्त किसी नए टॉपिक, नए कानून के साथ। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here.